Hello and good morning everyone. I welcome you all at OS IS. I hope everyone is doing well. So today is 4th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ पर The Hindu और The Indian Express के जो भी important articles हैं आज उन्हें डिस्कस करने वाले हैं. तो आज का टॉपिक्स देखते हैं पहले क्या क्या है हमारे पास. पहला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बंगाल बिल मोड्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर रैपिस्ट. तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने क्या किया है, बिल निकाला है रेपिस्ट के लिए. तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सेकंड आर्टिकल है हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड. यहाँ पर जो फैक्ट्स है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे. थर्ड आर्टिकल है हमारा इंडियाज डेवलपमेंट अपडेट. यहाँ का वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, अपडेट निकाली है इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ जो डेटा है उसको डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ. फिर हम बात करेंगे अ डिस्कोर्स ऑन एआई गवर्नेंस. देखिए ये दोनों आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों ही द हिंदू के आर्टिकल्स हैं हमारे. अ डिस्कोर्स ऑन एआई गवर्नेंस में यहाँ पर एआई को कैसे गवर्न किया जा सकता है, इंडिया यहाँ पर क्या रोल प्ले कर सकता है, यूएन कैसे रोल प्ले कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है. ओके, फिर हम बात करेंगे राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी की. तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी आपकी राइज हो रही है इसको हम कैसे यहाँ पर टैकल कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि ये जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको कम किया जा सके. लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे हार्नेसिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरीके से इकोनॉमी में डेवलपमेंट ला सकते हैं, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. ओके, सो ये है आज के हमारे कुछ टॉपिक्स. सो अभी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस एनालिसिस की पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्स आईएएस. ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल. सो बंगाल बिल मूव्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर रैपिस्ट. ओके, तो बंगाल में अभी यहाँ पर क्या हुआ है, बिल पास हुआ है और इस बिल में क्या कहा गया है, जो भी रैपिस्ट है उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में जो आपका सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 यहाँ पर रेप की बात करता है. तो इसमें जो पनिशमेंट है वो कितना है, यहाँ पर पनिशमेंट है 10 years RI दैट में एक्सटेंड फॉर लाइफ एंड फाइन. तो यहाँ पर मेन पनिशमेंट रेप के लिए क्या है कि 10 साल तक की आपको सजा है और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो सकता है आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये जो है वो आपका फाइन के साथ साथ इसकी जो सजा है और भी बढ़ सकती है. लेकिन यहाँ पर अब क्या प्रपोज किया गया है, जो नया मतलब बंगाल का ये जो बिल आया उसमें क्या प्रपोज किया है, RI फॉर रेप फॉर द लाइफ और डेथ. तो यहाँ पर अगर रेप हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर आपको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, डेथ. फिर देखिए सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 रेप बाय पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर है या फिर पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा रेप किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है यहाँ पर. तो इसमें भी सेम है, यहाँ पर लाइक 10 years तक का है, उसके बाद लाइफ तक और जो इसको है लाइफ टाइम तक के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है विद द फाइन. इसमें भी सेम प्रोविजन यहाँ पर प्रपोज किया गया है बंगाल के बिल में. 66 में बात किया जा रहा है रेप दैट कॉजेज डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट. तो अगर देखिए रेप होता है और उसके कारण क्या होती है, डेथ भी हो जाती है. तो यहां पर क्या सजा है हमारे बीएनएस में, मतलब भारतीय न्याय संहिता में 20 years तक की सजा है और ये जो आपकी सजा है, आपका पनिशमेंट है वो क्या है आपका लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है और विद द फाइन. ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या प्रपोज है, डायरेक्टली डेथ को प्रपोज किया गया है. तो मतलब यहाँ पर देखिए गैंग रेप होता है या फिर रिपीटेड जो ऑफेंडर्स हैं, इस तरीके की चीजें हैं. तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जो बंगाल में ये बिल आया है उसमें क्या है आपका कैपिटल पनिशमेंट है. सो इंट्रोड्यूसिंग डेथ पेनाल्टी फॉर रेप, द बिल सीक टू अमेंड भारतीय न्याय संहिता एंड पॉक्सो एक्ट. तो यहाँ पर हमारा जो पॉक्सो एक्ट है और भारतीय न्याय संहिता है इसमें क्या सीख करता है कि अमेंडमेंट होने चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय न्याय संहिता में पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो पॉक्सो इट ओनली प्रोवाइड्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस फॉर पेनिट्रेटिव असॉल्ट. अगर यहाँ पर किसी माइनर के साथ पेनिट्रेटिव असॉल्ट होता है ना, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करें यहाँ पर अगर पेनिट्रेशन होता है तो उस केस में भी पॉक्सो में सिर्फ यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस है आपका, कि जब तक आप जिंदा तब तक आप क्या रहेंगे, जेल में रहेंगे. कैपिटल पनिशमेंट का ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है. सो ये जो बिल आया वो किसको सीख करता है, यहाँ पर पॉक्सो एक्ट में और मतलब भारतीय न्याय संहिता में यहाँ पे अमेंडमेंट्स की बात करता है. अब देखिए यहाँ पर ये जो एक रीजन आ जाता है कि कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दी जाती, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं.
है ना। बहुत सारे रीजन ये है कि मे बी यहाँ पर जो एक पर्सन है, लाइफ जो है बहुत बड़ा है कि मतलब एक बार लाइफ चलेगी तो उसके बाद लाइफ वापस नहीं आ सकती है। लेकिन अगर हमें ये पता चले कि वो पर्सन यहाँ पर आपका एक्यूज था ही नहीं, वो विक्टिम मतलब कि जो मतलब हो सकता है ना कि मतलब विक्टिम ने जिसको पहचाना हो, या फिर कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, फेक केसेस की चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि जो पर्सन है वो उसमें सुधार किया जा सकता है, तो इन सारी चीजों के चलते यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट के तहत वो किया जाता है। तो जब भी कैपिटल पनिशमेंट का मतलब कि आपको यहाँ पर आता है क्वेश्चन, तो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, एज अ केस स्टडी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर गिव्स नोट टू डिफेंस प्रपोजल वर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपीस। ओके, तो यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिफेंस प्रपोजल था आपका 1.44 लाख करोड़ रुपीस का, उसको यहाँ पर सहमति दे दी है। तो इसमें हम बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। तो देखिए इस तरीके के आपके एग्रीमेंट्स वगैरह और ये जो प्रपोजल वगैरह सारी चीजें होती रहती हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा। हमारे लिए यहाँ से क्या निकल कर आता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। सो व्हाट इज दिस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? इट हैज बीन क्रिएटेड एन ओवररीचिंग स्ट्रक्चर। तो डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है, हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की, है ना। हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, सो उस डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट क्या है आपकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना। जो भी यहाँ पर ये क्या करती है, जो न्यू पॉलिसीज हैं, कैपिटल एक्विजिशन करना है तीनों सर्विसेज का, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, इवन द इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी न्यू पॉलिसी लेकर आना है, कैपिटल एक्विजिशन करना है, सो फॉर दैट इसके सारे जो मैटर्स होते हैं कौन डिसाइड करता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यहाँ पर डिफाइन करती है। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड, ये फॉर्म कब हुआ था, जब यहाँ पर पोस्ट कारगिल की बात करते हैं, कारगिल वॉर होता है। सो आफ्टर द पोस्ट कारगिल वॉर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, ये हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है इसे क्या करना चाहिए, हमें इंप्रूव करना है। तो फॉर दैट यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को क्या किया गया था, आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, फॉर्म किया गया था। तो चेयरमैन कौन होते हैं यहाँ पे, रक्षा मंत्री जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और मेंबर सेक्रेटरी की बात करते हैं तो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पर होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज टू इंश्योर एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस इन द टर्म ऑफ कैपेबिलिटी सॉट एंड टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब। मतलब जो भी टाइम फ्रेम है तो उसके तहत जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, एक्विजिशन करना है, सो इसका ये पूरा काम किसका होता है, देखने का काम होता है, यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का होता है। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। इसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब देखिए जब से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आया है आपका, यहाँ पर जो हमारी आर्म फोर्स है वो मॉडर्नाइज हो गई है, प्रोवाइड सस्टेनेबल बूस्ट टू द डिफेंस इंडस्ट्री। यहाँ पर हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट भी देखने को मिला है। हम इसका जो मेन एक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया, जो भी मतलब जो हम एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसमें मेनली हमारा फोकस होता है कि वो कैसा हो, मेक इन इंडिया जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में होता है। हमारा जो मैरीटाइम स्ट्रेंथन है उसमें भी बूस्ट देखने को मिलता है। हमारी इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटीज है दैट इज ऑल्सो इनहेंसिंग, इवन इंडियन एयर फोर्स की भी यहाँ पर हुई है। ओके, सो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे आपके डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ है आर्टिकल, वर्ल्ड बैंक रिवाइजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 फ्रॉम 6.6%। देखिए कुछ टाइम पहले की बात है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, एक एस्टिमेशन लगाया था कि फाइनेंशियल ईयर FY25 की बात करते हैं तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, 6.6% होगी। लेकिन अब इस चीज को रिवाइज करते हुए ये कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो कितनी होगी, 7% होगी। कितनी होगी, 7% होगी। ओके, सो और जो फाइनेंशियल ईयर 26 की बात की जा रही है इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि 6.7% होगी। सो इंडिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एट 8.2% लास्ट फिजिकल एंड द एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ at 7% this fiscal year at 6.7% in financial year 26। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि रिपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक हाइक्स इंडियाज इकोनॉमी, अब वही समय आपका ये द हिंदू में आया हुआ है,
फ्रंट पेज में, आपका जो फर्स्ट पेज होता है द हिंदू का, उसमें ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो यूनाइटेड नेशन हैज रिवाइज अपवर्ड इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन। यहाँ पर जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको यहाँ पर रिवाइज किया गया। देखिए इसमें आपको ऐसा ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से चीजें होती हैं। तो जीडीपी क्या होता है आपका, आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिए, बहुत ही बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज जीडीपी, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अब देखिए जीडीपी के साथ साथ कहते हैं कि अगर किसी कंट्री की यहाँ पर जीडीपी जो है अगर बढ़ती है, जीडीपी में यहाँ पर अगर ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब क्या, कंट्री में भी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है, मे बी आपकी जीडीपी में ग्रोथ हो रही हो, बट इट डजंट मीन कि आपकी कंट्री में भी यहाँ पर जो ग्रोथ होती है, हम ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी उसकी बात करते हैं, तो इट डजंट मीन कि यहाँ पर आपकी कंट्री में भी ग्रोथ हो रही हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज अ डिस्कोर्स ऑन एआई गवर्नेंस दैट इंडिया मस्ट शेप। ओके, सो यहाँ पर अभी क्या होने वाला है, आपका एक समिट होने वाली, समिट ऑफ फ्यूचर। तो इस समिट का नाम क्या है, समिट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। ये 22 सितंबर से लेकर 23 सितंबर, मतलब 2 दिन आपकी 22 और 23 सितंबर को ये आपकी होगी, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारी ग्लोबल डिप्लोमेसी है ना, एंड द इंटरनेशनल नॉर्म्स बिल्डिंग प्रोसेस इन द स्फीयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसमें हम बात करेंगे किसमें कि ग्लोबल डिजिटल जो कॉम्पैक्ट है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, यहाँ पे जो डिजिटल डिवाइड है और जो मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क है, इसमें कोलैबोरेशन करने की बात की जा रही है। इसमें जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको हम किस तरीके से गवर्न कर सकते हैं इंटरनेशनली। सो इस चीज को यहाँ पर सीख करने के लिए आपका ये समिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी को पता है अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसके आपके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम एडवांटेजेस कह सकते हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो हम पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज की बात करते हैं तो आपको देखिए एजुकेशन में आपको हेल्प मिलती है, साथ साथ यहाँ पे हेल्थ सिस्टम में आपको हेल्प मिलती है, आपके जो गवर्नेंस में इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। इसमें हम एग्रीकल्चर में भी इसका हम यूज करते हैं, है ना। हम एआई टेक्नोलॉजीज का यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइक पेस्ट को कितना कंट्रोल करना है, किस क्रॉप को कितने फर्टिलाइजर की यहाँ पे जरूरत है, कितने वाटर की जरूरत है, इस चीज को यहाँ पर हम इसका एक डेटा बना सकते हैं, है ना। पूरा एक स्टैटिक प्रिपेयर करके हमारे एग्रीकल्चर में भी ये हमारी हेल्प करता है। ओके, तो ये इस तरीके से क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एआई का एक तरफ जहां आपको एडवांटेज देखने को मिलता है, दूसरी तरफ हमें डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा आपका जो एग्जांपल है वो क्या है, डीप फेक्स, है ना, डीप फेक्स। सेकेंड आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन। थर्ड यहाँ पर हम बात करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन आ गया, डीप फेक हो गया आपका। उसके साथ साथ यहाँ पर जो साइबर क्राइम जो है आपके, ये यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे हम गवर्नेंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई डेटा है या कुछ भी XYZ चीजें हैं, तो उसको साइबर क्राइम में क्या होता है, मतलब कि साइबर क्राइम जो होता है उसमें हम उस डेटा को हमने चुरा लिया या कुछ भी कर लिया, उसके साथ यहाँ पर छेड़खानी कर दी, तो ये डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब ये आ रहा है बढ़ते हुए टाइम में, हमें इन फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही समझ में आएगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको अब हमें रेगुलेट करने की जरूरत है, ना कि अपने नेशनल लेवल पर नहीं, हमें इंटरनेशनल लेवल पर क्या चाहिए, एक गवर्नेंस की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सके और इसका मिसयूज होने से क्या कर सके, बचा सके। अब देखिए यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स का एक कंटेस्टेशन आपको चलते देखने को मिलेगा, किसके बीच मेनली यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं और चाइना की बात करिए, ठीक है। सो पैरेलल टू द जीडीसी, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिसेंटली अपडेटेड 2 की रेजोल्यूशन ऑन एआई लेड बाय यूएस एंड चाइना। अब देखिए यूएस और चाइना इस चीज में आपके सामने आ चुके हैं, है ना। एक साथ यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे कि दोनों यहाँ पर 2 कंट्रीज जो है यहाँ पर एक साथ आ रही हैं। सो द यूएस लेड, यहाँ पर यूएस ने क्या एक रेजोल्यूशन लेकर आया है, यूएस एक लेकर आया है सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एआई गवर्नेंस हम लेकर आएंगे, जिससे कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, है ना, तो वो इथिकल प्रिंसिपल और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको शेयर किया जाएगा, डेटा का प्रोटेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, यहाँ पर इन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा। चाइना लेड रेजोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें क्या है, इनहेंसिंग कॉपरेशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एआई। अब देखिए आप सभी को पता है जैसे कि
ये यूएस क्या था, आपकी एक न्यूक्लियर कंट्री है ना। यूएस क्या है, आपकी एक न्यूक्लियर कंट्री है। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है कि दूसरी कंट्री में आपका यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर भी आपको देखने को मिलता है ना, यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में, फिर हमने ये कहा कि हमें जो न्यूक्लियर वेपन्स अब नहीं क्रिएट करना चाहिए। इसके लिए इतने सारे आपके एग्रीमेंट्स वगैरह भी आते हैं, इतने सारे यहाँ पर रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ये होता है ना कि आपने क्या कर लिया, आप तो एक न्यूक्लियर कंट्री बन गए हैं, आप यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट कर रहे हैं, और जिन कंट्रीज के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनको मना कर रहे हैं। इसी तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर कनेक्ट करिए कि यहाँ पर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, चाइना उसको यहाँ पर डेवलप कर रहा है, यूएस यहाँ पर डेवलप कर रहा है। लेकिन जब फिर यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो यहां पर क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि आप इतना ज्यादा मत करिए। तो इसके लिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि यूएन एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, एपेक्स फॉर्म हो सकता है, जहां पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑन एआई को हम क्या कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं और हार्मोनाइज कर सकते हैं। इसमें इंडिया का भी रोल देखने को हमें मिल सकता है। किस तरीके से हम बात करते हैं, लाइक इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है विद साउथ एशियन कंट्रीज, हम यहाँ पर एक अलायंस बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया का हमेशा से ये एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि हमें जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको साथ में लेकर चलना है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको साथ में लेकर चलना है। डेवलप्ड कंट्रीज तो उनका तो फायदा हो गया, जो भी उनका होना था वो तो हो चुका है, लेकिन पीछे कौन रह जाता है आपका, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पर पीछे रह जाती हैं। तो इस चीज को हमें क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। सो ये यू विल सी दैट इंडिया ऑल्सो प्ले अ पाइवटल रोल इन फॉर्मिंग कोलिशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू इंश्योर दैट देयर पर्सपेक्टिव्स आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड थ्रू नेगोशिएशंस। इंडिया क्रिएटेड द ग्रीन ग्लोबल अलायंस ग्रुपिंग, है ना, यहाँ पर हमारा ग्रीन ग्रुप अलायंस है, जिसमें यहाँ पर 72 लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ओके, इसमें हम बात करते हैं पेरिस पार्टीज अंडर यूएनएफसीसी, जिसमें हमने बात किया है लाइक आपके हमारा क्लोज रिलेशनशिप है किसके साथ, ब्राजील के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, चाइना, टू फॉर्म द बेसिक ग्रुप ऑफ सेफगार्ड इट्स डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन ऑब्जेक्टिव इन 2000। सो यहाँ पर इंडिया का ये कि इंडिया की जो हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो साउथ जो ग्लोबल साउथ है उसको यहाँ पर लीड करने की कोशिश कर रहा है, उसको नेगोशिएशन, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि जो ग्लोबल साउथ है वो भी हमारे साथ यहाँ पर है। सो एज अ ग्लोबल साउथ कंट्री, इंडिया भी ग्लोबल साउथ की कंट्री है। इंडिया ग्रैपल्स विद स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज विद एआई इनोवेशन लैंडस्केप। जिस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल साउथ में आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं, सेम लाइक दैट इंडिया में भी आपको यहाँ पर इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइक इसमें क्या क्या इनइक्वालिटी, लाइक आपको क्या है, लैक ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट, द कैपिटल, जस्ट एज इंडिया एडवोकेट डिफरेंशियल नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन क्लाइमेट एग्रीमेंट्स। जिस तरीके से देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका, क्लाइमेट चेंज में हर एक नेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट है। जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पर चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी क्या हो, हर एक जो मतलब कि आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नीड्स के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंशिएट होनी चाहिए। सो इंडिया हैज सक्सीडेड इन रजिस्टरिंग दीज कंसिडरेशन। यहाँ पर ये जो कंसिडरेशन थे इसमें इंडिया ने सक्सेस को मिली है। सो यूएन एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बन सकता है। हम एक ऐसा यहाँ पर गवर्नेंस सिस्टम लेकर आ सकते हैं जिसके तहत हम एआई को क्या कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, पहली बात तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेबल आर्टिकल है आपका, आप इसको पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। सो टेक ऑन चैलेंजेस ऑफ राइजिंग इनकम इनइक्वालिटीज। अब आपकी क्या है, इनकम इनइक्वालिटीज आप सभी को पता है कि ग्लोबल सीरियस चैलेंज, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ आपके वे फॉरवर्ड्स दिए गए हैं, मतलब एरियाज दिए गए हैं जिसपे हम क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके 5 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, मतलब कि जैसे कि आपके 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो आपका डायरेक्ट इनकम टैक्स जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली जो आप इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी के थ्रू आप यहाँ पर जो टैक्स पे करते हैं वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर होता है। तो ये कहा जा रहा है इस प्रोग्रेसिव टैक्स में कि आपको क्या करना होगा, जो डायरेक्ट टैक्स है इसको इंक्रीज करना होगा और इनडायरेक्ट टैक्स को मतलब जीएसटी वगैरह के थ्रू यहाँ पर जो टैक्स है उसको कम करना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स हम ज्यादा पे करते हैं इन कंपेरिजन टू डायरेक्ट टैक्स,
है ना। सो क्योंकि अगर हमें एक पेन भी लेने जाना पड़ता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो इंप्रूव हेल्थ होगी, टैक्स ऑन मनी टू इंप्रूव हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटेट द जॉब क्रिएशन। तो आई होप ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आपको क्लियर होगा। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें जो हमारी एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अ क्रिटिकल, इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंक्रीज अर्निंग। तो अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी, है ना, हमारी जो स्किल्स होंगी वो बहुत ही अच्छी होंगी, तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, आपकी अर्निंग भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो ये जो हमारा स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन हो रहा है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। बट यहाँ पर किसके थ्रू होना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, जिससे कि सभी लोग इसको क्या कर सके, एक्सेस कर सकें। थर्ड, इसमें कहा जा रहा है कि फेयर लेबर लॉज होने चाहिए। लाइक हमें यहाँ पर बहुत सारे हमारे लेबर राइट्स हैं, हम मिनिमम वेज और सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन आज भी अगर हम लेबर्स की वेजेस की बात करते हैं तो उसमें हमारा पुराना जो डेटा है उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो लेबर लॉज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, जिससे कि हमारे जो वर्कर्स हैं हम उनको बेनिफिट पहुंचा सकें। फोर्थ, इसमें क्या पॉइंट बोला जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, लाइक रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, एश्योर इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी, इट इज क्रिटिकल टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, वाटर, सैनिटेशन, फॉरेस्ट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी, है ना। और हम यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी जो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर दैट कि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। फिफ्थ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर जो रिच पीपल है उनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल दिया कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जो है, उन्होंने एक ग्लोबल कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम था गिविंग प्लेज। ठीक है, तो उन्होंने उनकी जो हाफ ऑफ द इनकम थी उसको डोनेट कर दिया था इन ऑर्डर टू बेनिफिट द पब्लिक, कि पब्लिक को उसको क्या मिला, उसका फायदा मिले, तो दे हैव डोनेट देयर हाफ ऑफ द वेल्थ। तो इंडिया में भी जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लाइक अंबानी अडानी जी का यहाँ पर नाम आ जाता है, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आप सभी को पता है कि जो पूरा जो सिस्टम होता है, इस तरीके की जो चीजें हैं, अगर इस तरह होता भी है तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे ज्यादा फायदा होता है इन कंपेरिजन टू दी पब्लिक। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर यही कहा गया है कि लाइक जो इनकम है, हमें इनकम पर यहाँ पर फोकस करना होगा। लाइक आपका जो इनकम टैक्स है, तो मिडिल क्लास को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू सुपर रिच क्लासेस। सो यहाँ पर अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो पावर्टी का एलिवेशन होगा, मतलब पावर्टी आपकी कम होगी, जॉबलेसनेस आपकी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। सो ये हमारा मेन पर्पज होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा फ्यूचर है वो AI डोमिनेटेड होने वाला है ना। तो फिर वर्ल्ड विल कम फ्रॉम फूड, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, टूरिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो इनफैक्ट यंग इंडियंस टैलेंट इज द वर्क फोर्स फॉर द वर्ल्ड। दिस इशू इज दस ऑल्सो असेसिंग प्रोग्रेस इन टर्म ऑफ ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें हमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है, AI डोमिनेटेड यहाँ पर होने वाला है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हार्नेसिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इस आर्टिकल में आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी ये द हिंदू में आ चुका है। इसमें फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर बात किया था बायो E3, ये आपकी एक न्यू पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें बायो का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। E3 यहाँ पर क्या आ जाती है, यहाँ पे 3 चीजें आ जाती हैं। क्या क्या है आपका E3, इकोनॉमी, पहला क्या है आपका इकोनॉमी, सेकंड यहाँ पर है इन्वायरमेंट, थर्ड है यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 चीजें यहाँ पे E3 हो जाती है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। अगर हम इसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड में, है ना, लाइक मैन्युफैक्चरिंग मेथड में हम किसी चीज का रेप्लिका यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं किसी प्रोसेस में, तो हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में यहाँ पर जो बात की जाए, इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस टू डेवलप डिजायर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन। हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे जो डिजायर प्रोडक्ट है उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं, जीनोमिक का यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी जो है आपकी बायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है, जीन थेरेपी, इन सब का यूज करके हमारा मतलब कि
इन एरिया को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा इकोनॉमी में भी, इन्वायरमेंट में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो जैसे कि हम बात करते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस की, जीन एडिटिंग यहाँ पर हम करते हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, फिर एबिलिटी टू ग्रो स्पेसिफिक एंजाइम्स हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, जिससे कि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। डेटा की यहाँ पर जो डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है वो आपकी इनहेंस हो सकती है विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड विद न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। ओके, सो यहाँ पर इससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा। सो बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, सो द यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ना, जो हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, मटेरियल्स हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बायो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। ठीक है, द पॉलिसी इज अनलाइकली टू यील्ड इकोनॉमिक डिविडेंड इन नियर टर्म, बट द आइडिया इज टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव, प्रमोट रिसर्च, एजुकेट एंड ट्रेन यंग टैलेंट। इसमें इस पॉलिसी का आइडिया तो यही है कि हमें आगे बढ़ना, बट इसके साथ साथ हमारा मोटिव ये भी है कि हमें हमारा जो रिसर्च है उसको प्रमोट करना है, हमारे जो यंग इंडियंस हैं, है ना, यंग टैलेंट है, उनको यहाँ पर एजुकेट और ट्रेन करना है इन दिस फील्ड। ओके, इन दिस रिगार्ड बायो E3 पॉलिसी इज सिमिलर टू सेवरल अदर रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, क्वांटम मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इनसे भी यहाँ पर क्या करता है, आपका लिंक करता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल हियर इज क्लियर। ओके, सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल अगर कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।